अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त? ठीक हैं? और मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग ठीक हैं, क्योंकि पेपर की ऐसी टेंशन ली हुई है आप लोगों ने। तो आज इस वीडियो में कुछ इसको मैं फाइनल कर रहा हूँ आईसीटी को, कि कुछ थ्योरीज हैं जो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो जी। तो थ्योरीज इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। उसमें 1-2 थ्योरीज शायद स्किप हो जाएँ मिज़ारों की, क्योंकि मैंने अभी इसको देखा नहीं है। बट मैक्सिमम मैं कंट्रोल कर लेता हूँ इन चीज़ें। तो चलें शेयर स्क्रीन कर लेते हैं हम इसको। सबसे जो पहली बात ये है कि कुछ दोस्तों ने मैसेजेस करते हैं कि भाई हैंडआउट्स ना। तो मैं माज़रत के साथ ये कह लूँ कि देखें, ये जो अभी स्क्रीन पे आप लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, सो आई जस्ट प्रिपेयर्ड 5 मिनट्स अगो, ओके। मैं कोई नोट्स नहीं बना रहा होता कि मैं बैठ के वो नोट्स बनाऊँ और उसको बैठ के मैं पढ़ूँ जाकर जो ना। तो ये चीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि मैं नोट्स नहीं बनाता। यही चीज़ें जो होती हैं, जो टॉपिक की हैं, तो उसको मैं आप लोगों के लिए किसी भी गूगल से मैं डॉक्यूमेंट उठा के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, वो मेरी ओन अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये चीज़ें आप लोग अगर सर्च करना चाहें, तो थॉरनडाइक्स लॉज़ लिखेंगे ऑफ लर्निंग, तो वो आपको मिल जाएगी। और उससे दूसरी ये चीज़ कि अगर ये हैंडआउट्स बना के मैंने आपको भेजने हैं, तो फिर आप क्या करोगे? तो डज़न्ट मेक सेंस, ओके? तो अगर ये बात किसी को बुरी लग रही है, तो प्लीज़ आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ, दैट्स इट। और मुझे पता है कि ये हैंडआउट्स दूँगा, आप एक्सप्लोर नहीं करोगे। लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी। तो थॉरनडाइक्स लॉज़ ऑफ लर्निंग, इसमें 3 हम चीज़ों को जो है ना हम डिस्कस करेंगे। पहली ये चीज़ कि वो लॉज़ क्यों बनाए गए ना, उस इन चीज़ों के बारे में। तो एडवर्ड थॉरनडाइक्स के बारे में एक पढ़ लीजिएगा, उसका बैकग्राउंड के। तो थॉरनडाइक्स का जो कहना था कि किसी चीज़ को या इंसान या एनिमल्स को किसी चीज़ को समझने के लिए या उन बिहेवियर्स को तब्दील करने के लिए देयर इज़ अ सर्टेन रूल्स। अगर वो सर्टेन रूल्स हम अप्लाई करेंगे, तो हम अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनको हम अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं? सारी चीज़ें। वो कोई स्किल भी हो सकता है, वो कोई जो है ना एक्शन भी हो सकता है, कोई बिहेवियर भी हो सकता है। बट ओवरऑल दैट विल बी चेंजिंग इन इंडिविजुअल्स। वो कौन से जो ना, वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल्स में। सो लॉस तो उसने बड़े काफ़ी सारे बताए हैं, बट जो मेन इम्पोर्टेंट लॉज़ हैं, उनमें 3 लॉज़ को मैं यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। डिस्कस करने का मतलब कि मैं आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा सिर्फ़ कि वो होता क्या है जो ना चीज़ है। बाकी तो चीज़ें आप लोग कर सकते हो ना। तो फर्स्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज़ एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस बोला, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए पहले उस इंडिविजुअल का रेडी होना बहुत ज़रूरी है। He or she or anything is prepared to learn। इसको उस कॉन्टेक्स्ट में उसने लिया है कि भाई मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए, दैट नोबडी कैन टीच यू। सो द लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स a student in your classroom are motivated to learn something. If they are ready to learn, definitely this will influence you. According to Thorndike's, learning occurs when an individual is prepared or ready to learn, and readiness to learn is determined individual's past experiences. अगर आपका बच्चा क्लासरूम में बोर हो रहा है और उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, और उनको जो एक्सपीरियंसेस हैं कि आज भी क्लास में ऐसा ही कुछ होने वाला है, सो लर्निंग विल नॉट टेक प्लेस। सो reinforces
इन्फोर्समेंट इज इम्पोर्टेंट। ओके, जो एक्शंस हैं और उनके, चाहे वो टीचर हो चाहे, अब ये रेडीनेस जरूरी नहीं है कि वो क्लासरूम में ही हो। किसी मैकेनिक को, इंजीनियर को, आप मैकेनिक को गाड़ी सिखा रहे हैं, किसी को ड्राइविंग सिखा रहे हैं, किसी को क्या सिखा रहे हैं, उसके लिए जो इंटेंशन होनी चाहिए वो रेडीनेस होनी चाहिए। सेकंड चीज बोला, रेडीनेस के बाद आता है कि भाई लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो चीज आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बोला जो इंडिविजुअल चीज को रिपीटेडली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे बिकम अ मोर प्रोफिशिएंट। सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। So Thorndike observed that law of exercise in his experiment with animal. He found that animal learned new behaviors more quickly and accurately they could perform. उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था पजल बॉक्स का एनिमल के साथ, जिसमें उसने जो उसका लॉक था, हैंडल था, उसको कैट को उसको जो ना खोलने के लिए जो एक्शन उसने रिपीटेड किए, तो वो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 20 अटेम्प्ट किए, फिर जो ना 10 किए, फिर 5 किए। तो जब वो रिपीटेडली एक्शंस परफॉर्म हुए तो जो प्रैक्टिस उसको बना रही थी वो प्रोफिशिएंट बना रही। सो द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट इन एप्लीकेशन ऑफ द लर्निंग स्किल्स एंड एक्विजिशंस। तो वो बिल्ली वो सीख गई कि हाउ टू स्किप फ्रॉम द बॉक्स। तो ये चीज आप लोगों ने जब रिपीटेडली, सो दूसरी ये चीज, हम क्लासरूम में बच्चों को बहुत सारी चीजें बताते हैं कि भाई आप स्पेलिंग एरर्स हैं तो इन वर्ड्स को आप 10 टाइम्स या जो होता है या 15 टाइम्स, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ये 20 टाइम्स भी उन्होंने बताते थे कि वो प्रैक्टिस करें। तो उस रिपीट का मतलब ये क्या था कि जो एरर थे उसको खत्म करना था। So when you perform many times, definitely it reduce the errors and makes you more accurately. Okay, इसी तरीके से उस कैट के जब पजल का एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसको यही बताया, जो ना इन्फोर्स करवाया गया कि भाई जब उसको भागने के लिए जब एक मर्तबा उसका लॉक खुल गया तो बिल्ली ने बार बार उसको कम ही अटेम्प्ट्स में लॉक को खोल दिया। तीसरा जो है वो लॉ ऑफ इफेक्ट है कि इस लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये होता है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जब आप किसी पॉजिटिव बिहेवियर को बार बार बढ़ाना चाहते हो, यू स्टार्ट गिविंग द रिवॉर्ड। सपोज करें कि आपने अपने बच्चे को कहा कि भाई अगर आप ग्रेड 10 में या ओ लेवल में आप A+ लाओगे, दैट यू विल बी गेटिंग अ न्यू मोबाइल फोन। अब बच्चे ने, ये रीइंफोर्समेंट हो गई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चे ने एफर्ट्स किए और एफर्ट्स के थ्रू वो A+ ले आया और देन यू गॉट इट। अब A लेवल में आपने फिर वही रिपीटली एक्शन किया कि आई विल गिव इट टू द लैपटॉप। सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर रिवॉर्डिंग अ चाइल्ड, द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी रिपीटेडली ओके मोर लाइकली वाइज। ओके, जो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, जो इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट क्या आ रहा है? इफेक्ट आ रहा है चेंज इन द बिहेवियर। अब चेंज इन द बिहेवियर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब उसके लिए जो ट्रिगर आपने दिया है वो ट्रिगर उसको क्या दिया? रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, मार्क्स भी दे सकते हैं आप उसको, कोई मोबाइल फोन, लैपटॉप या कहीं बाहर लेकर जाने का। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, वो ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो किसी बच्चे में से आप निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए पॉजिटिव पनिशमेंट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहें कि आप, छोटा बच्चा है जो है ना, उसको थंब सकिंग की हैबिट है। अब उसको मार तो नहीं सकते ना, दैट विल बी नेगेटिव पनिशमेंट। तो आपने क्या किया, और फिजिकल असॉल्ट हो, तो आपने क्या किया, उस बच्चे को
जो पॉजिटिव पनिशमेंट दी तो उसमें आपने बोला बच्चे को कि उसकी जगह पर बोला कि अगर आप ये चीज ना करोगे तो आप इसको जो है ना क्या करेंगे कि कोई उसमें रिवॉर्ड आप उसको देंगे, कोई भी रिवॉर्ड दे सकते हैं आप उसको, उसके टॉय उसका फेवरेट दे सकते हैं, ठीक है ना, और उसको घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, उसको कोई बाइसाइकिल या वॉरेवर देना। अब इसमें क्या चीजें आ रही हैं, तो एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। तो जो नेगेटिव पनिशमेंट होती है, तो एक चीज को खत्म करने के लिए आप दूसरी चीज को ऐड करते हैं। आपने ऐड किया बाइसाइकिल, उसका खत्म क्या कर रहे हैं, thumb sucking. So this is called the negative, the positive punishments. Okay. So when you are removing a likely wise negative behavior, that you have to give it the reward. Okay. When you are adding, the likely wise positive behavior, you are giving to the reward or reinforcement. So दो चीजें हो गई. So the law of effect में ये होता है कि आप repeatedly किसी positive behavior को बढ़ाना चाह रहे हैं, then you have to give the reinforcement. दूसरा, किसी नेगेटिव बिहेवियर को खत्म करना चाह रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू द द रिवॉर्ड एज वेल। अब आ जाते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, इसको मजीद समझने के लिए। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जब बिल्ली बॉक्स को, पजल को हिट कर रही थी स्किपिंग करने के लिए, तो वो जो रिस्पॉन्सेस थे बड़े, वो कम रिस्पॉन्सेस थे, उसको जो ना वो उसका टारगेट क्या था, भागना। इधर रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड है ही नहीं। जब बिल्ली को कोई रिवॉर्ड दिया, खाना दे दिया, तो बिल्ली ने जो फैच को ज्यादा अटेम्प्ट करना शुरू कर लिए, क्योंकि उसको बाहर खाना नजर आ रहा था। सो जो उसका पॉजिटिव बिहेवियर और जो लॉ ऑफ इफेक्ट उसमें चेंज आ रहा था उसको खाने को देखकर, तो रिवॉर्ड आपने क्या दिया, खाना, और इफेक्ट जो उसमें चेंज आया कि वो रिपीटेडली पॉजिटिव एक्शन। सो एनिमल्स और बिहेवियर में किसी भी चीज को, बिहेवियर को चेंज करने के लिए वी इन्फोर्स द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो ये तीनों हो गई। आ जाते हैं अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो जीन पाएजे ने ये कहा कि भाई इसको और विगोट्स्की थ्योरी को हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। पहले तो हम समझे इन दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कहा क्या। इन दोनों ने ये कहा कि भाई जो लर्निंग हो रही है ना बच्चों में, वो लर्निंग दो तरीके से हो रही है। इन दोनों में इख्तिलाफ था। द विगोट्स्की ने कहा कि भाई लर्निंग जो बच्चे में आ रही है, वो आ रही है सोशल इंटरेक्शन से और पीयर से। किसने कहा, विगोट्स्की ने। लर्निंग हो रही है पीयर से या ग्रुप से, सोशल इंटरेक्शन से या लैंग्वेज से, ठीक है ना, इनसे लर्निंग हो रही है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि वे इंडिविजुअली लर्निंग नहीं हो रही है। ये बात आप याद रखिए। कॉग्निटिव जीन पियाजे ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, लर्निंग इंडिविजुअल होती है, बट उस इंडिविजुअलिटी की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो डिफरेंस होती है एज के हिसाब से। बात आई समझ में। विगोट्स्की कह रहा है कि जो लर्निंग हो रही है वो जो ना पीयर, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और ग्रुप में हो रही है। मतलब हम जो सीख रहे हैं वो हमारे इर्द गिर्द के मुआशरे में से सीख रहे हैं, लोगों से जिससे कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप में जहां हम बैठते हैं, जब हम बात करते हैं तब हम सीखते हैं। ये था विगोट्स्की। कॉग्निटिव कहता है कि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं अकेले भी सीख सकता हूं, बट उस अकेले सीखने की जो हद है वो उम्र तय करती है। उसकी इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो उसकी उम्र तय करेगी। उसने उसको मजीद डिफाइन किया कि 4 स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट होती हैं। अब और भी हैं, 8 स्टेजेस हैं, बट यहां 4 की हम बात करें। बोला इन चारों स्टेजेस में ये इंडिविजुअल लर्न भी करेंगे, बट इनका इंटेलेक्चुअल लेवल, ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है ना, इन सब में डिफरेंट है।
मॉल्ट्सकी की थ्योरी आगे नहीं चली, बट जीन पियाजे की थ्योरी बहुत आगे चली। तो कौन कौन सी स्टेजेस पे गई? एक तो उन्होंने बात की कि भाई इंडिविजुअल सीखेंगे, दूसरी उन्होंने ये बात की कि उस सीखने और इंटेलेक्चुअलिटी का उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। इंटेलेक्चुअल का ताल्लुक उसकी एज से है। जैसे एज बढ़ेगी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी। पहला उसने कहा कि सेंसरी मोटर, जिसकी दूसरा कहा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कहा कॉन्क्रीट और चौथा कहा फॉर्मल। इनमें एजेस डिफरेंट है। तो सेंसरी मोटर बोला जो बच्चा बर्थ से 2 ईयर होता है उसका लर्निंग की और इंटेलिजेंस की अलग होती है। कैसे? सेंसेस, सेंसरी सेंसेस, बोला वो अपने सेंसेस से चीजों को लर्न करता है। अब वो सेंसेस क्या हो गया? टच भी तो सेंस है ना, ठीक है? उसको कोई टच करे या वो किसी को टच करे, दैट्स अ सेंसेस। जब वो किसी चीज को मैनिपुलेट कर रहा होता है तो वो सेंसेस के थ्रू वो ऑब्जर्व करता है। दूसरा, जब उस बच्चे को हम देखें ना, छोटे बच्चों को वो करते हैं, प्यार करते हैं, इस तरीके से हम वो कर रहे होते हैं, तो वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अब वो सेंस कौन से यूज कर रहे हैं? व्हेन दे सी, व्हेन यू टच देम। दूसरा, जब पेरेंट्स उसके पास करीब आते हैं तो वो स्माइल करना लगता है। जब वो स्ट्रेंजर कोई उनके पास आता है तो वो स्माइल नहीं करता, क्योंकि उसका सेंसेस जो सीखा है वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा उनको। तो सेंसरी मोटर बोला इसमें बच्चे की, अब इसमें इंटेलिजेंस को हम अगर देखें कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो 2 साल का बच्चा है वो कम इंटेलिजेंट है 12 साल के बच्चे से, नहीं। उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी है कि वो समझ सोच सकता ही इतना ही है। तो इसका इस चीज से आप कंपेयर नहीं कीजिएगा। कॉफी चाहिए होती है, उसके बगैर मजा नहीं है। तो ये चीजें हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोगों का समझ लीजिएगा। बाकी दूसरा प्री ऑपरेशनल 2 to 7। अब जो 2 to 7 वाले बच्चे होते हैं, अब वो थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं ना, ठीक है, वो लैंग्वेज थोड़ी बहुत वो इस्तेमाल करते हैं। जो अब वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो पूरी वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो साइंस देख लेते हैं, सिंबल्स पहचान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं। लैंग्वेज जो उनके बाद जस्ट लाइक बाबा द वर्ड्स, इस तरीके की जो साउंड्स होते हैं उनको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। So these are the languages. Language doesn't mean that what you speak right now I'm communicating, okay, that it's not that means you start talking in English, okay, 2 से 3 साल के बच्चे को जो है ना, बट वो बेसिक चीजें वो सीख रहे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कोई वर्ड बोलते हैं उसके बारे में थिंक करते हैं, कोई साइन हो, कोई सिम्टम्स हो, कोई पिक्चर हो, दे स्टार्टेड कम्युनिकेशन। ये है प्री ऑपरेशनल। तीसरी जो चीज है, मैं इसको थोड़ा क्विक पे लेके जाता हूँ, कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, अब 2 चीजें होती हैं। एक कॉन्क्रीट लर्नर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक एब्स्ट्रैक्ट लर्नर। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड फीलिंग्स की बात कर रहे थे, बट ये क्योंकि इतनी लेवल पे नहीं पहुंचा कि ये इन चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करें या क्या, तो यहां पर उन ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज करेगा। ये ईगो सेंट्रिज्म होते हैं। ईगो सेंटर मतलब जो बड़े वो होते हैं ना, अनापरस्त होते हैं ये बच्चे। दूसरी ये चीज इनमें ये होता है कि ये लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं चीजों में, कि सपोज करें आपसे वो बच्चे 7 इयर्स तक के बच्चे आप लोगों से सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई दिन रात क्यों होती है। ये चीज अगर है तो इस तरीके से क्यों हुई, चांद क्यों निकलते, तारे, लोग डेथ हो जाती है, वो किधर चले जाते हैं, ऐसे सवालात आप लोग घर में फेस कर रहे होंगे। दे आर यूजिंग लिटिल बिट द लॉजिक। आई एम यूजिंग द वर्ड डेलिबरेटली, द लिटिल बिट यूजिंग द लॉजिक। ये डायरी है, तो ये इसको किस तरीके से जो ना हम वो कर रहे हैं, जो ना इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं, क्यों है भाई चाय पीते हैं, इसमें क्या चीजें मिक्स हो रही होती हैं, ऑब्जेक्ट सीरा कप है, बहुत सारी ऐसी चीजें, उसमें वो लॉजिक देख रहे होते हैं। So concrete means something when a physical object they see, they started thinking about and using logic that why they are, and
what the happening, okay, they start thinking about that. तीसरी जो चौथी जो चीज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें वो प्रॉपर लैंग्वेज और उसको यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसकी एज 12 से अप टू होती है, जो हम एडोलसेंस में हम भी इसको करते हैं, जो रीजनिंग मेथड ढूंढते हैं कि भाई हाइपोथेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मोरल्स, इथिकल, सोशल वैल्यूज होते हैं, बच्चों को सलाम करना है, बड़ों से कैसे बिहेव करना है, रिस्पेक्ट करनी है, क्लास में कैसे एंटर होना है, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू स्पीक, हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, and they start giving, following the general, they talk specifically, they know what is the good and what is the bad, okay, so this is the formal operational stage of them. तो ये तो जनाब ये हो गई विगोट्स की, और इसकी मैंने सोशल इंटरेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया था। एक ये चीज विगोट्स्की ने सर ने बताया था कि भाई इसका फोल्डिंग और उसकी बात की जाती है जीपीडी मॉडल की ना, तो ये आप लोगों ने शायद इसको नहीं देखा होगा, बट इसको गौर से देखिएगा। विगोट्स्की कहता है कि अकॉर्डिंग्स के कि जब वो सोशल इंटरेक्शंस होती है, पीयर या ग्रुप में होती है, तो वो होती कैसे है? बोला जो ज्यादा लर्नर होता है, हाई स्किल्ड होता है, वो कम लर्नर को सिखाता है, स्लो लर्नर को सिखाता है। सपोज एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में डिफरेंट किस्म की लेबर काम कर रही है, इंक्लूडिंग इंजीनियर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। वो इंजीनियर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है लेबर को, वो हेल्प कर रहा होता है कि उस चीज को कैसे बिल्डिंग को बनाया जाए। अब देखिए जो हाई स्किल्ड है वो लो स्किल को सिखा रहा है हाउ टू डू दैट। दिस इज कॉल्ड द स्कैफोल्डिंग, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। जो टीचर है क्लासरूम में हाई स्किल्ड है, वो सिखा रहा है लो स्किल जो बच्चे हैं पीयर ग्रुप में, ग्रुप डिस्कशन में, जो कुछ हाई लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, वो हाई लर्नर से सीख रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्कैफोल्डिंग। उसने एक जीपीडी मॉडल उसमें बनाया कि जीपीडी मॉडल में उन डोमेन्स को हाईलाइट किया और वो जीपीडी मॉडल कैसे काम कर रहा होता है। इसमें 3 लेवल्स को आप देख लें। ये जो बोला व्हाट आई कैन डू, दिस इज द हाई स्किल्ड, दिस इज द सेंटर। व्हाट आई कैन हेल्प, व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प, इस डोमेन में जो आते हैं, जो एवरेज लर्नर होते हैं, तो ये उनको हेल्प करेगा। व्हाट आई कैन नॉट डू, इसमें वो लर्नर्स हैं जिनको नहीं आता। सो जीपीडी मॉडल, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट कहते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन, टेक द लर्नर वेयर ही और नीड्स टू बी। तो उसमें 2 चीजों को ले लें आप, या तो इस लर्नर को ले लें, या तो उनके लर्निंग प्रोसेस को ले लें कि इस सर्किल में ग्रीन में जो स्किल्स हैं वो उनको आते हैं, वो हाईली हो गए। जहां पर उनको किसी की असिस्टेंस चाहिए होती है, यहां इनको वो स्किल्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो जीपीडी मॉडल एक आइडेंटिफाई कर रहा है कि लर्निंग स्टाइल को, कि भाई वो किस टाइप का लर्नर है और कहां कहां उनको डिफिकल्टी हो रही है, और ये इसका फोल्डिंग के थ्रू ही होगा। तो ये भी एक मॉडल हो गया आप लोगों का जो ना। दूसरा आ जाते हैं कार्ल रॉजर्स की थ्योरी, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी थ्योरी कहा जाता है ना। पहले कार्ल रॉजर्स की थ्योरी थी, उसके बाद जो थ्योरी आई थी वो थ्योरी थी उसकी मैस्लो की हिरार्की, जो मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है थ्योरी ना। तो उसमें टॉप जो की जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कार्ल रॉजर ने पहले बोला था कि भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए, कि वो बंदा जो फुली पोटेंशियल के थ्रू अपने आप को फुली एक्सरसाइज कर रहा है, he must be at a certain position and the certain level, and every individual has right to realize to self potentials, and there should be an acceptance of from the society and the surrounding, and he or she can exercise fully. Ab Roger suggested that the people who continuously strive to fulfill their actualization, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऐसे स्किल पर्सन है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आई नो देम, ओके, उनको ये राइट होना चाहिए कि वो अपना फुल पोटेंशियल दे और उसको एट दैट लेवल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। वो जो टेंडेंसी है ना उसमें,
दिस इज कॉल्ड वी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ टेंडेंसी। अब उनकी रॉजर्स के हिसाब से बोला वो फुली फंक्शन पर्सन होते हैं, वो अपना फुल पोटेंशियल दे रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं उन चीज को। अगर वो उनको इतना स्टेटस ना मिले तो काफी ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जो मार्केट में घूम रहे होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं, बट उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो ना उनको वो उनका स्टेटस नहीं मिल रहा होता। तो बोला है वो जो ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिनमें अकॉर्डिंग टू रॉजर दैट फुली फंक्शन पर्सन हैज सम ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फ्लेक्सिबल होना चाहिए माइंड, एक्सपीरियंस होना चाहिए लर्न, हार्मनी विद अदर्स होने चाहिए, एन अनकंडीशनल रिगार्ड फॉर द सेल्फ होना चाहिए। देखते हैं मजीद वो क्या कहता है कि कार्ल रॉजर्स डिस्क्राइब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज द कंटिन्यूअस लाइफलाइन प्रोसेस। हम अपने जो वीक स्किल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम जहाँ जहाँ जो हमारे गैप्स होते हैं अपनी लाइफ में उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं और उनको एनहांस कर रहे होते हैं, री इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं वेरियस एक्सपीरियंसेस को, ताकि हम अपने आप को प्रूफ कर सकें। अकॉर्डिंग टू रॉजर, the human organism has an underlying self actualization tendency which aim to develop all capacities in a way to maintain or enhance organisms and move towards the autonomy। वो खुद को इतना डेवलप कर लें, वो ऑटोनोमस लर्न हो जाएं, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएं। According to Roger, people could only self-actualize if they had a positive self-review, self-regard. This can only happen if they were unconditional positive regard। तो ये थी कार्ल रॉजर की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और मुझे यकीन है कि आप जो है ना इन थ्योरीज को समझ चुके होंगे। तो लेट्स रिव्यू, उसको रिकैप कर लेते हैं कि थोरनडाइक्स लॉ का हमने पढ़ा, जिसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, लर्नर को रेडी होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए बिफोर लर्निंग। अगर वो रेडी नहीं है, कांट लर्न। एक्सरसाइज करना चाहिए, वट एवर दे लर्न, ओके, दे शुड मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट और प्रोफिशिएंट। सो रिपीटेड जो एक्शंस आप करते जाएंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक अ ड्राइविंग। इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट में ये होता है कि जो चेंज इन द बिहेवियर, अब वो बिहेवियर चेंज के लिए क्या होना चाहिए, रीइंफोर्स और अपोजिट। इट कैन बी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और विगोट्स्की और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमने पढ़ा। विगोट्स्की ने कहा कि जो लर्निंग होती है वो सोशल इंटरेक्शन से होती है, और पीयर से होती है, लैंग्वेज से होती है, और ग्रुप की होती है। जिससे इख्तिलाफ हुआ जीन पियाजे का, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लर्निंग इंडिविजुअल भी होती है, बट इसके लर्निंग की स्टेजेस होती हैं। उसने 4 स्टेजेस को बताया, और उसमें ये कहा कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसकी एज कम है वो कम इंटेलिजेंस है। बोला इट्स डिपेंड्स ऑन द कॉग्निटिव एबिलिटी। 4 उसने स्टेजेस बताई, सेंसरी और प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। इनमें एजेस मैंने आपको बताई। जो चौथी थ्योरी थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कार्ल रॉजर्स की थ्योरी, जिसमें ये बताया गया कि भाई कैसे एक इंडिविजुअल को ऑटोनोमस होना चाहिए, उसका सेल्फ स्टेटस, सेल्फ स्ट्राइव होना चाहिए, और जो स्किल उसने सीखे हैं देयर शुड बी देयर मस्ट बी व्हाट वी कॉल एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अदर्स। ओके, उसने अपना फुल पोटेंशियल यूज करने की पूरी सलाहियत है। जी, आज का था लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।